हेलो दोस्तों, हम लोग टाइमलाइन ऑफ इकॉनमी पढ़ रहे हैं। इकॉनमी का कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ उस टॉपिक को समझ रहे हैं और अभी तक हम लोग इस टाइम पीरियड तक पहुंच गए हैं। हमने देखा था जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कि इस टाइम पीरियड से एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम मर्केंटिलिज्म बोलते हैं और इस टाइम पीरियड तक वो रहता है, जिसके हमने बेसिक फीचर बताए थे कि ये इस सिद्धांत पे आधारित है कि दुनिया में संपत्ति सीमित है। जिस राजा के पास जितनी ज़्यादा संपत्ति, जितने ज़्यादा प्रीशियस मेटल होंगे, वो उतना ही पावरफुल नेशन होगा और संपत्ति को अपने पास लाने के लिए या उसका एक्यूमुलेशन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है और इंपोर्ट को कम करना है। ये सब मैंने आपको मर्केंटिलिज्म के पीछे या मर्केंटिलिज्म के फीचर्स के तौर पे बताए थे। साथ में हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि मर्केंटिलिज्म ने ग्लोबल ट्रेड को बहुत बढ़ावा दिया, मर्केंटिलिज्म ने मजबूत नेशंस को खड़ा किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सबसे वीक पॉइंट था मर्केंटिलिज्म का वो था कि मर्केंटिलिज्म ने प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा दिया, संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया, जिस संरक्षणवाद के बढ़ावा देने के कारण इकॉनमी इनएफिशिएंट होती चली गई और इनएफिशिएंट इकॉनमी को मर्केंटिलिज्म प्रमोट करता रहा। इस कारण मर्केंटिलिज्म में कई सारे सवाल खड़े होने लगे और मर्केंटिलिज्म पे जब सवाल खड़े हुए तो फिर एक स्पेस मिलता है नए कॉन्सेप्ट को आने का, और नया कॉन्सेप्ट आता है खासकर इस टाइम पीरियड के बाद, जिसको हम बोलते हैं पूंजीवाद या कैपिटलिज्म। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि पूंजीवाद या कैपिटलिज्म क्या है। देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना तब बहुत अच्छा होगा या यूजफुल होगा जब हम उसके पीछे उसके रीजन को भी जाने कि क्यों आया। तो देखिए, जो मर्केंटिलिज्म में था फिनोमिना, वो फिनोमिना क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेंटर के पास थी, ज़्यादा से ज़्यादा पावर केंद्र के पास थी और संसाधनों में नियंत्रण राज्य का था, जिस कारण राज्य अपने अकॉर्डिंग सब डिसाइड करता था और प्राइवेट सेक्टर को इसमें ज्यादा पावर नहीं थी। पर अब क्या ऐसा होगा जिसके कारण लोगों के विचारों में परिवर्तन आएगा और लोग नई तरह की अर्थव्यवस्था की मांग करेंगे। और जो सबसे बड़ा फिनोमिना आया, एक फिनोमिना आया, वो आया उदारवाद। आप इसको बहुत बार पढ़ते होंगे, उदारवाद या लिबरलिज्म। आपने नाम सुना होगा जॉन लॉक, मिल या एडम स्मिथ। ये सब ऐसे फिलोसफर हैं, ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने कुछ नए विचारों को जन्म दिया। और देखो, सपोज करिए कि हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं और हमारे दिमाग में एक विचार है कि इतने इतने टाइम पे खाना खाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। पर सपोज करिए कोई एक दार्शनिक आए और वो हमें ये बता दे कि अगर हम हर 1 घंटे के बाद खाना खाएं तो ज़्यादा अच्छा शरीर रहेगा। इस बात को वो लॉजिक के साथ प्रूव भी कर दे, तो हम सबके दिमाग में उस नए दार्शनिक के विचार आ जाएंगे और हम उसको धीरे धीरे व्यवहार में ला देंगे और पुराने विचार को हम छोड़ देंगे। वही कुछ काम इन लोगों ने किया और इन्होंने कुछ नए विचार दिए और वो विचार जो थे, वो विचार हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, तीनों में अपनी छाप या इम्प्रिंट छोड़ते हैं। और वो क्या था, आइए देखते हैं। जो कॉन्सेप्ट 1700 की हम बात कर रहे हैं, इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट था उसमें राज्य का पावरफुल था, राज्य बहुत पावरफुल था और राज्य बहुत हस्तक्षेप करता था इस टाइम पीरियड के पहले। लेकिन इस टाइम पीरियड के बाद एक नया दर्शन, एक नई फिलॉसफी उदारवाद आई, जिसको हम लिबरलिज्म बोलते हैं। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि व्यक्ति मेन है, इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या था कि माना जाता था कि राज्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 1700 के बाद जो फिलॉसफी आई, उसने कहा कि जो व्यक्ति है
वो ज्यादा पावरफुल है और राज्य को व्यक्ति के लिए काम करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, राज्य नहीं। अभी धीरे धीरे ये समझ में आएगा। पहले क्या होता था कि राज्य के पास अधिकार होते थे, राज्य के पास अधिकार होते थे, अर्थात राज्य के पास पावर होती थी, अधिकार होते थे। लेकिन जो नया दर्शन आ रहा है, जो नई फिलॉसफी आ रही है, जिसको हम उदारवाद या लिबरलिज्म बोल रहे हैं, उसने कहा कि व्यक्ति के पास अधिकार होने चाहिए, अर्थात व्यक्ति के पास निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसने एक उदारवाद ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि व्यक्ति के पास अधिकार होने चाहिए निर्णय लेने के। अब आप देखिए कि कैसे इसका महत्व अर्थव्यवस्था में पड़ेगा। अभी तक संसाधनों पे राज्य का अधिकार होता था, राज्य का नियंत्रण होता था, लेकिन उदारवाद, आप शब्द से ही समझ रहे होगे, उदार, लिबरल, स्वतंत्रता, है ना, मतलब बंधनों का कम से कम होना। तो ये सब बात जो कहीं ना कहीं व्यक्तियों को अधिकारों से युक्त कर रही है। और मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड के बाद उदारवाद या लिबरलिज्म जिसको बोलते हैं वो आता है, और वो व्यक्ति को अधिकारों के साथ जोड़ता है, व्यक्ति प्लस अधिकार। बस आप इतनी बात समझिए। ये सारे अधिकार कैसे होंगे? राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। और इन सब का प्रभाव कैसे पड़ेगा? एक विचार जो ये मानता है कि व्यक्ति के पास अधिकार है, और ये अधिकार किससे हैं? प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं, अर्थात इसको नेचर के द्वारा दिया गया है, तो फिर इसको कोई छीन नहीं सकता। इस टाइम पीरियड के पहले माना जाता था कि राज्य ही प्रकृति के द्वारा है, और राज्य की जो इच्छा हो वो छीन सकता है, जो इच्छा हो वो दे सकता है। तो राज्य ऊपर होता था, व्यक्ति नीचे होता था। पर अब हल्का सा चेंज आता है, धीरे धीरे चेंज आता है, और व्यक्ति को अब महत्व मिलने चालू हो जाता है, और कहा जाता है कि जो अधिकार हैं वो प्रकृति प्रदत्त हैं, नेचर के द्वारा दिए गए हैं, इन्हें कोई नहीं छीन सकता, व्यक्ति ऊपर है। और जब व्यक्ति को अधिकार मिलेंगे तो देखिए क्या आएगा परिवर्तन। जब व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलेंगे तो लोकतंत्र आएगा। जब व्यक्ति को सामाजिक अधिकार मिलेंगे तो व्यक्तिवाद आएगा, इंडिविजुअलिज्म आएगा। अब व्यक्तिवाद में ऐसे आपको समझा देता हूं कि सपोज करिए आपके घर में आप कुछ ऐसा काम करने को कहते हैं जो घर वाले ऐसा बोल दें कि भाई तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चार लोग क्या कहेंगे, समाज इसमें क्या कहेगा। तो समाज को सेंटर में रख के डिसाइड किया जाए, तब उसको कहेंगे कि कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है। लेकिन सपोज करिए, या मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो एक घर है, उस घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो 25 साल का है और जिसको यह महसूस होता है कि वो ट्रांसजेंडर है, और घर वाले उसको अगर बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर है तो क्या हुआ, एक व्यक्ति के तौर पे तुम्हारे पास अधिकार है घूमने का, फिरने का, कमाने का, तुम एक व्यक्ति के तौर पे लड़ो और अपने आप को एग्जिस्ट करो, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो। तो ऐसी फैमिली को आप कहोगे कि वो इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद को सपोर्ट करती है, क्योंकि एक व्यक्ति के तौर पे हर इकाई को महत्व देना, एज ए पर्सन, हर ह्यूमन बीइंग को आइडेंटिफाई करना, इसे कहते हैं व्यक्तिवाद। लेकिन वहीं अगर वो फैमिली ऐसा बोले, अरे ट्रांसजेंडर है, अरे क्या होगा, इसको कोई रहने का अधिकार नहीं है, ये समाज में रहने लायक नहीं है, वो समाज को लेकर जब चले, ना कि व्यक्ति को लेकर चले, उस समय, या राज्य को लेकर चले, उस समय हम क्या कहेंगे, वहां इंडिविजुअलिज्म नहीं है। तो सोचो, जब प्रकृति ने अधिकार दिए तो हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति महत्व रखता है, तो सामाजिक अधिकार पे व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे व्यक्ति ज्यादा पावरफुल हो रहा है। जब हम आर्थिक या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उदारवाद को, समझिएगा, उदारवाद एक ऐसी विचारधारा जो व्यक्तियों को यह मान के चलता है कि व्यक्ति को अधिकार जो मिले हुए हैं वो प्रकृति या नेचर के द्वारा दिए गए हैं, उन्हें कोई नहीं छीन सकता।
इस विचारधारा को जब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये आएगा कि व्यक्ति को इकोनॉमिक राइट भी मिलने चाहिए, अर्थात व्यक्ति को संसाधनों पर भी अधिकार मिलने चाहिए, और इसी आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं पूंजीवाद। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि उदारवाद ही पूंजीवाद का कारण है। उदारवाद या लिबरलिज्म एक फिलॉसफी आती है ब्रॉडर सेंस में, और वो समाज में, वो राजनीति में या पॉलिटिकल सिस्टम में या इकोनॉमी में कई तरह के परिवर्तन लाती है, और जो इकोनॉमी में परिवर्तन आता है उसी को हम कैपिटलिज्म कहते हैं। तो बस इतना सा क्लियर मामला है कि मर्केंटलिज्म में जहां एक ओर स्टेट के पास संसाधन थे, स्टेट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, वहीं लिबरलिज्म द्वारा प्रदत्त जो कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट है उसमें इंडिविजुअलिज्म को महत्व दिया जाता है, या जिसको कह सकते हैं हम प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट एंटिटी के पास रिसोर्स संबंधित राइट्स होते हैं, रिसोर्स संबंधित राइट्स होते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि पूंजीवाद वह विचारधारा है जिसमें संसाधनों में निजी स्वामित्व होता है। इतना आप समझिए, जिसमें निजी स्वामित्व होता है। अब आपके दिमाग में कई सारे कॉन्सेप्ट अगर उदारवाद को लेकर हैं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के या अगली कोई वीडियो में उदारवाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको लगे कि उदारवाद को भी जानना जरूरी है तो आप कमेंट के द्वारा डिमांड कर सकते हैं, मैं वीडियो के द्वारा उसको सप्लाई कर दूंगा। तो पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करती है। अब एक देखते हैं, सपोज करिए कि यहाँ मर्केंटलिज्म है, इसके मैंने आपको प्रो बताए, कौन से बताए, और यहाँ कैपिटलिज्म है, इसके प्रो इसके कौन्स पे हम चर्चा करते हैं। लेकिन एक सवाल अभी और है कि पूंजीवाद काम कैसे करता है, आखिर पूंजीवाद किस फिनोमिना में काम करता है, तो उसकी बात पहले हम करते हैं। पूंजीवाद कहता है या कैपिटलिज्म ये बात कहती है कि व्यक्ति जो है उसकी क्षमता जो है वो खुद से डेवलप हुई है। हर व्यक्ति के पास अपनी क्षमता है, अपनी पोटेंशियल है। देखो, अभी हमें एक व्यक्ति के तौर पे इस पूरी विचारधारा को समझना है। एक व्यक्ति के पास उसकी खुद की क्षमता है, अर्थात व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके साथ एक क्षमता होती है, और क्षमता के द्वारा वो लाभ को अर्जित करता है, और लाभ को ज्यादा से ज्यादा लाभ बढ़ाने के लिए वो प्रतिस्पर्धा करता है, और ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा जब होती है तो नवाचार होता है या नई खोज होती है, इनोवेशन होता है या नई खोज होती है। और जब नई खोज होती है तो उससे क्या होता है, नई खोज होती है तो इकोनॉमी में क्षमता बढ़ती है, और जब इकोनॉमी में क्षमता बढ़ती है, इकोनॉमी इफिशिएंट होती है, तो सबको फायदा होता है। ये इसने नया कॉन्सेप्ट दिया। समझ में आई बात आपको? तो अब हम एक बार फिर देखते हैं कि कैपिटलिज्म क्या कहता है। कैपिटलिज्म कहता है कि व्यक्ति की जन्म के समय ही एक क्षमता होती है, अर्थात उस क्षमता से जो लाभ मिलेगा उस लाभ को वो व्यक्ति अपने पास रखेगा। तो एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा निजी स्वामित्व का। फिर सवाल है कि लाभ कैसे ज्यादा होगा, तो लाभ होगा प्रतिस्पर्धा से, कंपटीशन से। जितना ज्यादा आप हेल्दी कंपटीशन कर पाओगे, जितना आप बेहतर होगे उतना ही अच्छा। अब प्रतिस्पर्धा जब होगी तो लोग बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, तो नवाचार होगा, नई खोज होगी, और पूरी इकोनॉमी की क्षमता बढ़ेगी। तो कहने का यह मतलब है कि पूंजीवाद ये मानता है कि हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, और चूंकि क्षमता उसकी है तो उससे अर्जित लाभ भी उसका होना चाहिए, अर्थात राज्य उसके लाभ को, उसके फायदे को छीन नहीं सकता। निजी स्वामित्व। अब आप समझिएगा, सबसे कोर कॉन्सेप्ट इस फिलॉसफी का यही है। तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद कहता है कि हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो व्यक्ति को प्रेरणा देता है। क्या देता है? प्रेरणा, मोटिवेशन। वो व्यक्ति को मोटिवेशन देता है, किसके थ्रू? लाभ के थ्रू।
और उसी मोटिवेशन के कारण व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है और इकोनॉमी में एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो इस तरह से हमने समझा कि पूंजीवाद क्या है या कैपिटलिज्म क्या है। तो आप कह सकते हो कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें हमें जो मोटिवेशन और प्रेरणा जो है वो लाभ के कारण मिलता है, ठीक। और इसी लाभ के कारण प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन को हम बढ़ावा देते हैं, इसी कंपटीशन से नवाचार या इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है और इकोनॉमी में फायदा होता है। चलिए इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो कोई एक देश है, अब मान लो उस देश में 3 कार कंपनियां हैं, मान लो सपोज करो भारत की बात करते हैं। जैसे मान लो एक कार कंपनी टाटा है, एक महिंद्रा है, और जैसे मान लो एक मेरी कोई कार कंपनी है वाई। अब देखिए राज्य का कोई रोल नहीं है अभी, है ना, राज्य के रोल पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो भूमिका है वो क्या है, निजी स्वामित्व। तो मेरे पास भी रिसोर्स हैं, इसके पास भी रिसोर्स हैं, इसके पास भी रिसोर्स हैं। टाटा ने एक कार बनाई जो कार 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है। महिंद्रा ने एक कार बनाई जो 1 लीटर पे 15 किलोमीटर चलती है। और मैंने जो कार बनाई वो 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है। अब चूंकि जो जितनी ज्यादा कार बेचेगा वो उतना लाभ लेगा, तो टाटा को लगेगा कि अगर मुझे अपनी ज्यादा कार बेचनी है तो इसको अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। वो तुरंत क्या करेगा, 1 लाख में ऐसी कार बनाने की कोशिश करेगा जो 30 किलोमीटर चले। तो भाई वो रात दिन मेहनत करेगा, रात दिन काम करेगा और अपने कस्टमर को सबसे अच्छी सर्विस भी देगा, अपने कस्टमर के साथ अच्छे से बात करेगा क्योंकि उसको लाभ कमाना है। कम से कम रिसोर्स यूज करेगा और उस कम से कम रिसोर्स से ज्यादा प्रॉफिट पाने की कोशिश करेगा। इस तरह से आप देखो कि यहां फिर महिंद्रा को लगेगा 1 लीटर में 35 किलोमीटर चलने लगे। और मान लो अगर मैं कार बनाता हूं और अभी भी 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है तो कोई मेरी कार नहीं खरीदेगा और इस तरह से मार्केट से मैं बाहर हो जाऊंगा। चूंकि मैं रिसोर्स का बेहतर प्रबंधन नहीं कर पा रहा था तो मार्केट मुझे खुद बाहर कर दे रही है क्योंकि मैं बेच ही नहीं पाऊंगा। और इस तरह से ये 2 कंपटीशन होगा। मान लो कोई तीसरा शख्स आता है जिसका नाम है मान लो एलन मस्क, और एलन मस्क एक कार बनाता है जो 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती है। तो फिर ये लोग कंपटीशन करके और बेहतर होंगे। इस तरह इससे किसको किसको फायदा होगा, बिजनेसमैन को फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए काम करेगा। देश को फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ट्रेड होगा और इकोनॉमी इफिशिएंट बनेगी। और साथ में जो कस्टमर हैं, जो नागरिक हैं, जो जनता है, उसको भी बेहतर फैसिलिटी मिलेगी। और इस तरह से कैपिटलिज्म ये कहता है कि हम लाभ की प्रेरणा से जो कंपटीशन जनरेट करते हैं उस कंपटीशन से एक ऐसा हेल्दी इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट होता है जिससे सबको फायदा होता है। तो इसने पूंजीवाद ने आपको बताया कि वो बेसिकली प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट करता है। अब वहीं दूसरी तरफ एक बात आती है कि भाई अगर कैपिटलिज्म है, अगर पूंजीवाद है तो प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, तो आप कहोगे कि प्राइवेट ओनरशिप, संसाधनों पर नियंत्रण। तो फिर एक दिमाग में आपके सवाल आएगा कि भाई ये राज्य क्या करेगा या स्टेट क्या करेगा। ये एक मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टेट की क्या भूमिका होगी। तो मैंने अभी तक जो बताया वो आपको ये बताया कि जो कैपिटलिज्म है बेसिकली वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे काम करता है वो है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर हमें कंपटीशन को बढ़ावा देना है, क्योंकि हमें यह पता है कि कंपटीशन से ही बेहतर होते हैं या इफिशिएंट बनते हैं, तो मेरा एक सवाल है आपसे कि कंपटीशन को बनाए रखने के लिए क्या अनिवार्य शर्तें होती हैं, क्या जरूरी चीजें होती हैं जो कंपटीशन को बनाए रखता है। सपोज करिए कि एक कंपटीशन को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। अगर हमें कंपटीशन को बनाना है, जैसे सपोज करो एक टीम खेल रही है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया,
और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कंपटीशन होगा, जो बेहतर होगा वो अच्छा मैच खेलेगा और जीत जाएगा। जो अच्छा खेलेगा। तो ये बताओ कंपटीशन कब सबसे बेहतर होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में? अच्छा मुझे आप एक बात बताओ कि अगर मैच की फील्ड खराब हो, मैच में लाइट ना चल रही हो, अच्छे बैट बॉल ना हो, या कहो कि फैसिलिटी ही ना हो, तो क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया जो मैच खेलेगी उसमें अच्छा कंपटीशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो आप कहोगे जब बेहतर सुविधा ही नहीं मिलेगी तो वो सुविधा के अभाव में अपने खेल पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और अपने खेल को बेहतर नहीं कर पाएंगे। जितना बेहतर सुविधाएं होंगी उतना ही ज्यादा वो खेल पे माइक्रो लेवल पे ध्यान देंगे और खेल को बेहतर करेंगे। तो सबसे जरूरी शर्त होती है, वो होती है फैसिलिटी की या सुविधा की। उनको सुविधा मिलनी चाहिए। जितनी अच्छी सुविधा दी जाएगी कंपटीशन उतना ही अच्छा होगा। जैसे सपोज करो आप लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में सेंटर पहुंचने में मान लो 1000 तरह की दिक्कतें आती हों, और आप जहाँ पेपर लिख रहे हो वहाँ भी 1000 तरह की समस्याएं हो, बहुत गर्मी हो, बहुत शोर हो रहा हो, तो क्या आप एग्जाम में फोकस कर पाएंगे? क्या एग्जाम में जब आप आंसर लिख रहे होंगे उसमें कंपटीशन के बेस पे उसको सुधार कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। आप तो पहले ध्यान ही नहीं दे पाओगे, बाहर की इतनी परिस्थितियों से आप जूझ रहे होगे कि आप अपने एग्जाम में अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो जितना बेहतर कंपटीशन करना है हमें उतनी ही बेहतर सुविधा देनी होगी। दूसरी चीज है नियम या निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। नियम को सभी खिलाड़ियों के द्वारा फॉलो किया जाए। तो कहने का मतलब जितने बेहतर नियम होंगे और उन नियमों को एग्जीक्यूट भी जितने बेहतर तरीके से किया जा रहा होगा, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन उतना ही बेहतर होगा। अगर मान लो भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच खेल रहे हैं और बार बार रिकी पॉन्टिंग चीटिंग कर रहा है और मैच जीत रहा है, या कोई बॉल में टेम्परिंग हो रही है उससे मैच जीता जा रहा है, तो इसमें बेहतर कंपटीशन नहीं होगा, खेल बेहतर नहीं होगा, जबकि इसमें धूर्तता होगी, चीटिंग होगी, जिसके कारण कंपटीशन कमजोर हो जाएगा। तो सबसे जरूरी होता है कि नियम को मेंटेन रखना, नियम को बनाए रखना, अर्थात अंपायर के तौर पे कोई होना चाहिए जो हमेशा देखे कि सारे खिलाड़ी नियम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर तीसरा क्या होता है प्रतिस्पर्धा में? प्रतिस्पर्धा में सबसे तीसरी चीज जो होती है वो होती है कि जो अंपायर है, जो नियम देख रहा है, वो खेल में एक्टिव पार्टिसिपेट ना हो, वो खेल के साथ या खिलाड़ियों के साथ या टीम के साथ जुड़ा ना हो, ताकि निष्पक्षता के साथ काम कर पाए, अर्थात अंपायर किसी भी तरह का इंटरफेयर ना करे। सोचो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अगर मैच खेल रहे हैं और अंपायर मान लो ऑस्ट्रेलिया का है, अगर अंपायर मान लो ऑस्ट्रेलिया का है तो क्या होगा बताओ? वो कहीं ना कहीं भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन करेगा, और डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो कंपटीशन खराब होगा ना। या सपोज करो डिस्क्रिमिनेशन की संभावना तो रहेगी ना, तो जितनी ज्यादा संभावना रहेगी खिलाड़ियों में डर रहेगा और कंपटीशन कमजोर रहेगा। तो कहने का मेरा यह मतलब है कि अंपायर को क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप, किसी भी तरह का उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो तभी अच्छा कंपटीशन होगा। तो वैसे ही इकोनॉमी में जो हमारे प्लेयर थे, जैसे मैंने आपको कहा टाटा, महिंद्रा, या कई सारे, मैंने कहा मस्क की कंपनी सपोज करो, है ना, ये सारे प्लेयर हैं, और इनके बीच में अगर हमें कंपटीशन बढ़ाना है तो देखो सुविधा होनी चाहिए सबसे अच्छी। अब इकोनॉमी में कैसे सुविधा होती है? तो अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे लाइन हो, पोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टैरिफ सिस्टम हो, कई तरह के ऐसे तंत्र हो। फिर जितने अच्छे लॉ हो, नियम हो, कानून हो, टैक्स से रिलेटेड, या बहुत तरह के और भी लॉ होते हैं। और सबसे मेन बात कि जो अंपायर देख रहा है वो किसी भी तरह का इंटरफेयर ना करे, मतलब उसकी खुद की कोई कंपनी ना हो। समझ में आई बात? तो इस तरह आप कह सकते हो, जहां मैंने ये तीनों जो बात है, जो आपको ये 3
पहली शर्त है किसी भी कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए ये तीनों काम किसके द्वारा किए जाएंगे? राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा। तो स्टेट कैसा रहेगा? लेसेस फेयर, हस्तक्षेप, अर्थात वो लेसेस फेयर का मतलब है वो किसी भी तरह का आर्थिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो अपने आप को इकोनॉमिक एक्टिविटी से अलग रखेगा, केवल स्टेट एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेगा, सुविधा प्रदाता के तौर पे काम करेगा, और वो देखेगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, अर्थात सब कुछ नियम के तहत चले। तो स्टेट का रोल आपको समझ में आ गया होगा कैपिटलिज्म पे क्या है, लेसेस फेयर है, अर्थात उसका कोई एक्टिव रोल नहीं रहेगा, किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में खुद शामिल नहीं होगा, उसकी खुद की कोई कंपनी नहीं होगी, साथ में वो फैसिलिटेटर होगा, सुविधाओं को प्रदान करेगा, और वो लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा कि कोई नियम तो नहीं तोड़ रहा। इस तरह से वो कंपटीशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देगा, और कंपटीशन को जब बढ़ावा देगा तो कैपिटलिज्म के तहत इकोनॉमी अच्छे से काम करेगी। मैंने एक वर्ड आपको यूज किया था कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा इनोवेशन होगा। इनोवेशन बेसिकली क्या होता है कि अपने आप को लगातार बेहतर करने की कला, कुछ नया खोजते रहना और खुद को बेहतर करते रहना। जैसे सपोज करो सैमसंग का फ़ोन था, सैमसंग ने इनोवेशन किया और अपने आप को फोल्ड कर लिया, फोल्डेबल फ़ोन बन गया। तो कंपटीशन में ज़्यादा फायदा कमाने के लिए तो सैमसंग ने कुछ नया किया, और नया किया तो इस दुनिया में कुछ नया ऐड हुआ, नई नई ग्रोथ हुई। तो कंपटीशन होने से ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे मान लो यूपीएससी में कंपटीशन है तो आंसर लिखने की कला लगातार सुधरती जा रही है। पहले बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखा जाता था, अब वही बात पैराग्राफ में जो लिखी जाती है वो एक पेज में लिखी जा सकती है। जो पहले 600 शब्दों में लिखा जा सकता था आज उसे 100 शब्दों में लिखा जाता है। तो कंपटीशन हमें बेहतर बनाता है। इस तरह कैपिटलिज्म ये कहता है कि व्यक्ति की अपनी क्षमता है, इसलिए उसको लाभ में हिस्सा पूरा मिलना चाहिए, और इस आधार पे जब उसे लाभ या प्रॉफिट में पूरी उसकी ओनरशिप होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए काम करेगा, लाभ के लिए काम करेगा, और संसाधनों पे उसका नियंत्रण होगा क्योंकि उसको अधिकार मिले हुए हैं, आर्थिक अधिकार। और जब ज़्यादा लाभ की कोशिश करेगा तो कंपटीशन करेगा, कंपटीशन करेगा तो अपने आप को सुधारेगा। ये सब इसकी पॉजिटिव बात थी। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि कैपिटलिज्म का प्रो क्या है, तो आप कह सकते हो कि कैपिटलिज्म में कंपटीशन होता है, कंपटीशन के कारण इनोवेशन होता है, इनोवेशन के कारण इकोनॉमी में क्षमता का डेवलपमेंट होता है, और जिसके कारण कस्टमर को, स्टेट को और बिजनेसमैन को फायदा होता है। ये सारे उसके हमने आपको प्रो बता दिए। लेकिन कैपिटलिज्म का नेगेटिव पॉइंट क्या है, आखिर कैपिटलिज्म से नुकसान किसको होता है? तो देखो कैपिटलिज्म में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि कैपिटलिज्म असमानता की बात कर देगा या इनइक्वालिटी को जनरेट कर देगा। क्योंकि किसी भी नेशन में जब प्राइवेट ओनरशिप होगी और निजी लोगों के पास स्वामित्व होगा तो जिनके पास पहले से संसाधन हैं वो उसी संसाधन से और पैसा कमाते जाएंगे और पैसा कमाते जाएंगे, और दूसरे लोग जो गरीब लोग हैं वो सुख सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे और शायद वो हमेशा गरीब रहेंगे, अमीर और अमीर होता जाएगा। आज आप देख रहे होंगे कि अभी एक न्यूज आती है जिसमें कहा जाता है 1% लोगों के पास, दुनिया के जो 1% लोग हैं वो दुनिया की 70% प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। कहीं ना कहीं ये कैपिटलिज्म के ही कारण है। तो कैपिटलिज्म में जिसके पास पैसा होगा वो पैसे से पैसा कमाता जाएगा, स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट इसमें किसी से पैसा छीन नहीं सकता, क्योंकि स्टेट क्या मानता है कि जिसकी क्षमता है उतना लाभ कमा ले, और जिसके पास पहले से मान लीजिए अच्छी खासी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री से और फैक्ट्री लगाएगा, और गरीब गरीब रह जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा, और इस तरह से इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो ये कैपिटलिज्म का सबसे निगेटिव पॉइंट है, या उसको कौन सा यही है। फिर दूसरी बात, कैपिटलिज्म किसी कल्याण की भावना से काम नहीं करता, या वेलफेयर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। तो जो गरीब लोग होंगे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी?
अगर राज्य का इंटरफेयर नहीं होगा, स्टेट किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, स्टेट के पास स्कूल, इसके स्टेट के पास हॉस्पिटल अगर नहीं होंगे, तो ये बताओ फिर गरीब कहाँ जाएगा? तो गरीबों का शोषण हो सकता है। तो कैपिटलिज्म में ये भी कहा जा सकता है कि ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाएगा और गरीबों का इसमें शोषण होगा, क्योंकि इसमें कोई कल्याण की भावना नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। कैपिटलिज्म पे एक और बड़ा आरोप लगाया जाता है कि कैपिटलिज्म ह्यूमैनिटी को खत्म करता है, क्योंकि मनुष्य जब लाभ के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो वो एक इकोनॉमिकल मशीन बन जाता है या उसका मैकेनाइजेशन हो जाता है और इमोशंस खत्म हो जाते हैं। आप एक बेहतर सा उदाहरण देखो, बेहतर सा, अगर आप एक स्ट्रीट फूड में जाओ और आप उसको कुछ खा रहे हो और आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मांग लो, तुरंत दे देगा, क्योंकि अभी उसके अंदर ह्यूमैनिटी है। लेकिन अब कोई महंगे रेस्टोरेंट में जाओ, मॉल में जाओ, जो प्योर कैपिटलिस्ट वे में काम करता है, आप उससे कुछ भी एक्स्ट्रा मांगोगे, तुरंत क्या कहेगा, इसका इतना चार्ज होगा। तो एक स्ट्रीट फूड में जो आप खा रहे हो स्ट्रीट फूड, वो जो स्ट्रीट वेंडर है उसके अंदर भी इमोशंस हैं, इसलिए आपको थोड़ी फ्री में भी दे देगा कि लो यार खाओ भाई। वहीं आप बड़े रेस्टोरेंट में या 5 स्टार होटल में जाओ, वहां इमोशंस की कोई कदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म ह्यूमन बीइंग को एक इकोनॉमिक मशीन बना देता है। मनुष्य रात दिन लाभ 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 प्रॉफिट के लिए काम करता रहता है और धीरे धीरे वो खुद को समाज से, सोसाइटी से एलिनिएट कर लेता है, समाज से उसका अलगाव हो जाता है। वो अपने आप को परिवार से भी अलग कर लेता है, वो त्योहारों को एंजॉय नहीं करता, वो शाम को सोसाइटी को एंजॉय नहीं करता। इस तरह से आप कह सकते हो कि कैपिटलिज्म मनुष्य को समाज से, मनुष्य को परिवार से अलग करता है और इमोशंस को मार देता है, यहां तक कि वो मनुष्य को मनुष्य से भी दूर कर देता है। सोचो, अगर एक मैं बिजनेसमैन हूं और रात दिन बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम करूं, तो क्या मैं अपने काम को एंजॉय कर पाऊंगा, या मैं खुद को समय दे पाऊंगा, या मैं खुद के लिए कुछ टाइम निकाल पाऊंगा? नहीं, मैं हमेशा स्ट्रेस में रहूंगा, टेंशन में रहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रॉफिट कमाए और खुद को मशीन बना लूंगा। और इसी कारण कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म ने कई तरह का मानवता को नुकसान पहुंचाया। अर्थव्यवस्था को तो उसने बेहतर किया, लेकिन मानवता को ही उसने क्षति पहुंचाई। तो अब सवाल है कि मानवता बड़ी कि अर्थव्यवस्था? और इसी सवाल का जवाब देने एक नए दार्शनिक कार्ल मार्क्स आते हैं और वो पूरी के पूरे इस सिस्टम पे सवाल खड़ा कर देते हैं और एक नई विचारधारा, नई आइडियोलॉजी, नई इकोनॉमिक मॉडल को लेके आते हैं, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं। उसको हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।